पेन तस्बीह के अलावा हैं। जो उमर फारूक वाला मामला था वो अकेला मामला जो है 1 अरब से ऊपर का मामला है और उसकी तफसीलात बिल्कुल अलहदा हैं कि वो किस तरह औने पौने करोड़ 1.5 करोड़ जमा करा के 1 अरब रुपए से ऊपर का वो सेट बेच दिया गया और जाली रसीद बनाई गई F6 से, एक दुकानदार से जाली रसीद उसकी ले ली गई। तो और वो दुकानदार कह रहा है कि जी मैंने कभी ये घड़ी खरीदी नहीं है। देखिए, तोहफा जो होता है ना, सुन्नत है तोहफा दो, तोहफे को बेचना हमने आज तक देखा नहीं है। यानी तोहफे को बेच के क्या हासिल होगा, और एक ऐसा तोहफा जो एक सरबराह है मुमलिकत का वो दूसरे को देता है तो उसको डिस्प्ले किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, उसमें फख्र महसूस किया जाता है। और मैं आपको रूल्स बताऊं कैबिनेट के रूल्स, उसकी कॉपी मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा। कैबिनेट के रूल्स बड़े क्लियर हैं कि ये गिफ्ट रिटेन किए जा सकते हैं। अब रिटेन का क्या मतलब है कि आप इनको अपने पास रख सकते हैं। अब अगर कैबिनेट के रूल्स आपने नहीं पढ़े और आपको नहीं पता कि तहाइफ को बेचा नहीं जा सकता, तो आप सारी उम्र ऑक्सफोर्ड की 3rd डिग्री, आपने 3rd क्लास डिग्री ली है, 3rd डिवीजन लिया है, तो आपको ऑक्सफोर्ड में उन्होंने बताया नहीं था कि रिटेन का क्या मतलब है। डिक्शनरी खोले, रिटेन का मतलब पता कर लें। रिटेन का मतलब अपने पास रखना। रिटेन का कतन ये मतलब नहीं है कि ये आप इसको सरे बाजार बेच सकते हैं। पहली वायलेशन रूल्स की ये हुई है कि कैबिनेट डिवीजन के हुकूमत पाकिस्तान के रूल्स ये कहते हैं कि आप घड़ियां जो भी तहाइफ हैं रिटेन कर सकते हैं जिनकी वैल्यू 30,000 से ऊपर है। तो आज मैं पहली वायलेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये करप्शन, फ्रॉड और एम्बेजलमेंट इमरान नियाजी साहब ने और साबका खातून अव्वल ने कैसे किया। अगली स्लाइड पे आइएगा जरा। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये 2021 में एक बलगारी का सेट आता है। ये बलगारी का सेट आप देख लें, इसमें खवातीन की ज्वेलरी है, ये पूरा सेट है, ये पूरा बॉक्स है। इसमें एक नेकलेस है, एक बालियों का पेयर है, एक ब्रेसलेट है और एक अंगूठी है। इसमें बहुत कीमती पत्थर और हीरे इस्तेमाल किए गए हैं इस बलगारी के सेट में। आपको भी हार्ड कॉपी भी दूंगा। यह बलगारी का सेट एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने तोहफे में पेश किया 2021 में, और यह खातून अव्वल के लिए था। खवातीन की ज्वेलरी है इसमें। अगली स्लाइड पे आइए। इस बलगारी के सेट की ये अगर आप जाएंगे ना किसी वेबसाइट पे भी, अमूमी तौर पे इनकी कीमत इसलिए नहीं दी होती कि ये स्पेशल गिफ्ट्स होते हैं। ये स्पेशल तौर पे मेड टू ऑर्डर जिसे कहते हैं ना, कि जिसको ऑर्डर करके बनवाया जाता है, और दुनिया में इनकी तादाद बड़ी कम होती है, इन हीरे जवाहरात की, इन पत्थरों, कीमती पत्थरों की। और ये वैसे भी एक कोई सरबराह मुमलिकत का, दोस्त मुल्क का सरबराह आपको कोई चीज तोहफे में देना, वो नायाब होती है। नायाब किसे कहते हैं? नायाब उस चीज को कहते हैं कि जिसकी कीमत ना लगाई जा सकती हो। बहुत सारी चीजें जिनकी सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती है, किसी बादशाह की तरफ से, किसी सदर वजीर आजम की तरफ से जो तोहफा आता है वो नायाब तोहफा होता है, क्योंकि वो जब दोस्त मुल्क के सरबराह को तोहफा देते हैं तो महंगी तरीन चीज देते हैं। अब ये बलगारी का जो सेट है, बलगारी के इस सेट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू पता कराई गई है $5 मिलियन है, यानी 1.13 अरब रुपया। 1.13 अरब रुपया इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, जिसके अंदर बालियां हैं, जिसके अंदर अंगूठी है, जिसके अंदर नेकलेस है, जिसके अंदर ब्रेसलेट है। और यहां पे क्या असेसमेंट करवाई गई है? 58 लाख रुपया। 58 लाख उसकी कराई गई है एस्टिमेशन। और सरकारी खजाने में कितना जमा कराया गया है? 29 लाख, फकत 29 लाख रुपया। ये फर्क आप देख लें कि 1 अरब के तोहफे की वैल्यू 58 लाख लगवा के 29 लाख में आपने इसको खरीदा है। तो बाकी रकम जो थी वो कहां गई? ये तोहफा कहां पड़ा है? ये आपके घर में है, आपने बेच दिया। हो सकता है आपने घर में रखा
हो सकता है ये आपके पास आज भी मौजूद हो, इसकी वैल्यू अभी भी लगवाई जा सकती है। अगर किसी को मेरे दिए हुए फिगर्स और रकूम में कोई डाउट है, मैं चैलेंज करता हूं, इंटरनेशनली अक्लेम्ड, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कोई भी माहिर ले आए, इनकी वैल्यू लगवाने वाला, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आगे चलें जी। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक सेट है। ये ग्राफ एक कंपनी है। ग्राफ जो है वो हीरो में डील करती है, नायाब हीरो में डील करती है। अब ये 2020 का वाकया है। 2020 में एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने ग्राफ का एक पूरा सेट खातून अव्वल के लिए पेश किया। इसमें एक नेकलेस था जो हीरो से भरा हुआ नेकलेस है, उसके हर कोने पे एक हीरा लगा हुआ है। इसके साथ एक इयररिंग्स का सेट है, एक ब्रेसलेट है और एक रिंग है। ये तमाम चीजें डायमंड से लदी हुई चीजें हैं और ये आम डायमंड नहीं है। आगे जरा डायमंड की तस्वीर दिखाएं। और ये बहुत दिलचस्प चीज है जो मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूं। आगे आए जरा। इसकी कीमत $15 मिलियन लगाई गई है। और क्यों लगाई गई है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, कि ग्राफ की वेबसाइट पे उन्होंने क्या वैल्यू दी है और उसमें क्या फर्क है जो पाकिस्तान में गिफ्ट पेश किया गया और जो ग्राफ की वेबसाइट पे। $15 मिलियन ये बनता है 3.38 अरब रुपया। क्योंकि ये एक चीज की वैल्यू नहीं है, इसमें जो हार है, नेकलेस है, डायमंड स्टडेड, डायमंड से लदा हुआ, उसकी वैल्यू अलग है। जो इसमें ब्रेसलेट है, आगे आ जाए जरा, एक स्लाइड आगे आए, पीछे आ जाए, सॉरी पीछे आए। जो ब्रेसलेट है उसकी वैल्यू अलग है, जो बालियां हैं डायमंड वाली उसकी वैल्यू अलग है, और अंगूठी की वैल्यू अलग है। इन्होंने उसकी वैल्यू लगवाई है 1,80,00,000 रुपया। 3.38 अरब रुपए का ये ग्राफ का पूरा सेट है। इसकी वैल्यू लगाते हैं 1,80,00,000 रुपया। और जमा कितना कराते हैं अक्टूबर 2020 में? 90 लाख रुपया इन्होंने जमा कराया अंडर वैल्यू करवा के। आगे आए जरा, ग्राफ की वेबसाइट अंगूठी के बारे में क्या कहती है। ये अब फिगर पढ़ ली, मेरा फिगर नहीं है। ग्राफ की ये अंगूठी एमरल्ड कट येलो डायमंड हाई ज्वेलरी रिंग, एमरल्ड कट येलो डायमंड हाई ज्वेलरी रिंग, ये है 4.16 कैरेट की। इसकी वैल्यू जरा कोई पढ़ सकता है? ये डॉलर लिखे हुए हैं, $9,85,000 कम टैक्स। ये मैंने ग्राफ की वेबसाइट से लिया है। ये एक अंगूठी जिसमें एक येलो डायमंड लगा है, उसकी मालियत ग्राफ की अपनी वेबसाइट कह रही है कि $9,85,000 इस 4 कैरेट की अंगूठी की वैल्यू है। जो खातून अव्वल को अंगूठी दी गई वो 10 कैरेट की थी। 24 करोड़ की ये एक अंगूठी बन रही है, एक डायमंड वाली। अब इस ग्राफ के सेट में हार भी है, नेकलेस, इसमें ब्रेसलेट भी है, इसमें अंगूठी भी है, इसमें बालियां भी हैं, इयररिंग्स भी हैं, और वो सारे येलो एमरल्ड कट डायमंड सब में लगा है। जब एक 4 कैरेट वाली अंगूठी वाला डायमंड जो है उसकी कीमत $9,85,000 ये वेबसाइट पे मौजूद है, आप अभी जाके चेक भी कर सकते हैं ग्राफ की, तो 10 कैरेट की अंगूठी की कितनी मालियत होगी? तो ये 3 अरब से ऊपर का ये तोहफा है ग्राफ का, जो खातून अव्वल को गिफ्ट किया गया था, जो मुझे नहीं पता आज कहां पे है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक और दोस्त मुल्क की तरफ से तोहफा है। ये कंपनी है ट्रिफोग्लियो। ट्रिफोग्लियो में ये एक लॉकेट है चेन के साथ, एक इयररिंग्स का सेट है, 2 ब्रेसलेट हैं, 2 अंगूठियां हैं। ये भी प्रेशियस स्टोन, जो कीमती पत्थर हैं और उसके साथ डायमंड्स हैं, वो इसमें लगाए गए हैं। ये महंगी तरीन चीज है, ये 2019 का तोहफा है। इसमें जरा आगे चलें जरा। इसकी वैल्यू $2 मिलियन है, जो तकरीबन 45 करोड़ रुपया बनती है। ये तीनों तोहफे खातून अव्वल को दिए गए थे, और ये जिस रेट पे अंडर वैल्यू करवा के, अरबों के तोहफों की कीमत लाखों में लगवा के उनको घर ले जाया गया है, या घर रखा गया है, या बेचा गया है, ये तहकीकात होंगी तो सामने आएगा। मगर इसकी आप वैल्यू देख लें। जो गवर्नमेंट, उस वक्त की हुकूमत ने वैल्यू लगवाई है वो महज 11 लाख रुपया लगवाई है। और 8 अगस्त 2019 को
इमरान न्याजी साहब और साबका खातून अव्वल 5,44,000 सरकारी तौर पे अदा करते हैं इस तोहफे को खरीदने के लिए। 45 करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में। बड़ा अच्छा बिजनेस है। मेरी घड़ी मेरी मर्जी कहने वाले को कोई शर्म आ जाती, कोई हया आ जाती कि मैं कर क्या रहा हूं। बड़ा ईमानदार है जी। अरबों रुपया खा गया है कौम का, इस मुल्क का। इस मुल्क की वकार को मजरू करने में उसका हाथ है, इस मुल्क की इज्जत को मजरू करने में उसका हाथ है। कि एक घड़ी चोर इस मुल्क का वजीर आजम था, एक ऐसा शख्स जो अंगूठियों से लेके, बालियों से लेके, ब्रेसलेट से लेके हार तक बेच दे, जो पाकिस्तान को मिले हैं, जो आप रिटेन कर सकते हैं, बेच सकते नहीं है। क्या ये पेश करेंगे? लाएं, इसकी वैल्यू लगवाते हैं। आगे चलें, अगली साइड पे आए। अब ये देखें, ये मैंने आपको ब्रेकअप अब दिखाता हूं। बलगारी का सेट जो है 1.13 अरब रुपए। ग्राफ का सेट जो है 3.38 अरब रुपए। ट्रिफोग्लियो का जो सेट है 45 करोड़ रुपए। और इसमें इनमें से एक तोहफे के सेट के साथ खान साहब के लिए भी एक सेट आया था। उसमें एक रोलेक्स की घड़ी है। रोलेक्स की घड़ी के साथ एक अंगूठी है, एक पेन है और कफलिंग्स है। ये उस उमर फारूक वाली घड़ी के अलावा है। ये रोलेक्स का मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, कफलिंग्स, रिंग और साथ कुछ और चीजें हैं। ये ग्राफ के सेट के साथ आया है, उसी ग्राफ के सेट के साथ आया है। इसकी खान साहब ने रोलेक्स की वाइट गोल्ड डायमंड्स वाली घड़ी की वैल्यू लगाई है 48 लाख रुपया। और 23 लाख में वो रोलेक्स का पूरा सेट खरीद लिया है। मैं हैरान इस बात पे हूं कि वाइट गोल्ड वाला डायमंड से लदा हुआ रोलेक्स की जो घड़ी वाला सेट है वो आपको किसने कह दिया कि वो 48 लाख का है और 23 लाख में आप घर ले गए हैं। उसकी कीमत करोड़ों में है। और ये 5-6 अरब रुपया आराम से बनता है। बट मैंने अभी रोलेक्स का, मेरे पास रेट नहीं आया, वो मैं पता करवा रहा हूं, आ जाएगा, वो भी डिस्प्ले कर देंगे। मगर वो रोलेक्स करता 48 लाख की बिल्कुल भी नहीं है। किसी मुमलिकत के सरबराह ने आपको सस्ती रोलेक्स देनी थी। यहां शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। अताउल्लाह तारड़ वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए दाखिला और कानूनी अमूर मुकर्रर। Oh no! कजन का फर्स्ट फंक्शन ऑन माय फर्स्ट डे। अगर स्टेन लग गया तो उन दिनों में एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ट्राई द न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग, जो दे आम पैड के मुकाबले 1-2-3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन। अब एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग। अता तारड़ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको एक बार फिर बराह रास्त लिए चलते हैं। ट्रिफोग्लियो के सेट की आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, बहुत सारे हीरे जवाहरात और ये घड़ियां, नेकलेस, अंगूठियां, ब्रेसलेट, ये ऐसे हैं, इनकी कीमत नहीं लिखी हुई। ये मेरे जैसा, आप जैसा आदमी शायद सोच भी नहीं सकता इसको खरीदने का, क्योंकि कीमत नहीं लगी होती। बुक एंड अपॉइंटमेंट लिखा होता है कि आप अपॉइंटमेंट लें या आप एप्लीकेशन दें इसको अगर आपने खरीदना है। मैं तो हैरान हो गया हूं, ये कैसी दुनिया और ये क्या मामलात हैं। आगे चलें जरा। अब मजे की बात, इनकी वैल्यू कहां से लगाई है? ताजमहल प्लाजे से लगाई है जी, 6th रोड पे। हीरे जवाहरात कहां से आ रहे हैं? खोले जरा ताजमहल वाला प्लाजा, आगे आए जरा। ये देखें जी, ताजमहल प्लाजा, 6th रोड, रावलपिंडी, पाकिस्तान। फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ऑफिस नंबर 11G2। ये हाथ से लिखा हुआ इसकी वैल्यू है। इन तमाम हीरे जवाहरात, प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, नेकलेस, अंगूठियां, बालियां, घड़ियां, हार, इनकी वैल्यू ये हाथ से लिखी हुई है। कच्ची रसीद नहीं होती, ये कच्ची रसीद से लिखी हुई है जी। 5 लाख दिए, 9 लाख दिए, ये एक जगह 1 लाख लिखा हुआ है। ये हाथ से 6th रोड, रावलपिंडी से इसकी वैल्यू लगवाई गई है। वैल्यू कैसे लगती है? संजीदा बात करते हैं। वैल्यू ऐसे लगती है कि हर डायमंड की तराश की एक अलग कीमत है,
उसके रंग की अलग कीमत है, उसके वजन की अलग कीमत है, वो डायमंड कहां से आया है उस बात की अलग कीमत है। इधर बस लिखा गया जी रिस्ट वॉच फ्लाओ परा मारिया करके, ये देखें ना, ये आप देखें, ये हाथ से जो रसीद बनाई गई है, किसी एक चीज का बता दें कि लिखा हो कि जी ये फलां तराश वाला एमरल्ड का डायमंड था, येलो कलर का ग्राफ का, इसमें ये स्टोन इस्तेमाल हुआ, यहां से आया, ये सारी कीमतें खुद मिली भगत से लगाई हैं। और एक और चले, मैंने करप्शन कहा था, फ्रॉड कहा था, एम्बेजलमेंट कहा था, मैंने आपको साबित करके दिखाया एक एक स्लाइड की मदद से कि ये कितनी बड़ी चोरी इमरान नियाजी अरबों रुपए की करके गया है। हम अरब सुनते थे इमरान नियाजी के मुंह से, आज हमने देख लिया है 5 से 6 अरब का डाका हमने देखा है कि एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान की इज्जत की परवाह नहीं है, जो अपने माली फायदे के लिए अपनी और अपनी अहलिया की चीजें जो बाहर से आई हैं, जो तोशाखाना में जमा होनी है, वो जमा नहीं होती, वो अंडर वैल्यू होती हैं, उनको औने पौने खरीदा जाता है और 5 से 6 अरब का फायदा हासिल किया जाता है। आगे आए जरा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा अब ये पढ़ें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर लिखा है इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द अबव गिफ्ट्स वर नेवर डिपॉजिटेड, कि आपको मुतला किया जाता है कि ये तमाम तहाइफ कभी तोशाखाना में जमा ही नहीं कराए गए थे। इनकी वैल्यू असेसमेंट, जो इनकी कीमत लगाई गई है, वो दोनों अप्रेजर्स जिन्होंने इसकी कीमत लगाई है, उनको ये तहाइफ वजीर आजम हाउस में दिखाए गए। इन तहाइफ की कीमत वजीर आजम हाउस में लगवाई गई, यानी इमरान नियाजी साहब को और साबका खतून अव्वल को इन गिफ्ट से इतना लगाव था कि उन्होंने अपने सीने से लगा के रखे। उन्होंने कहा ये वजीर आजम हाउस की दहलीज भी पार ना करें, इनको हवा ना लगे इस्लामाबाद की पिंडी की, ये गाड़ी में ना जाएं वहां पे। तो और ये भी गवारा नहीं किया कि कैबिनेट डिवीजन है, इसको जमा करा दें कैबिनेट डिवीजन में, वो तोशाखाना में जमा करा दें। ये तमाम गिफ्ट्स ये बाकायदा तौर पे वजीर आजम हाउस में इनकी वैल्यू लगाई गई है। आखिरी स्लाइड पीछे आ जाए, और एक और पीछे आ जाए। तो ये देखें ना, ये अब मामलात हैं कि एक शख्स जो इंतकाम की हवस में अंधा हुक्मरान बन के बैठा रहा, जो पूरे 4 साल चोर चोर डाकू डाकू के राग अलापता रहा, जो लोगों की इज्जतें उछालता रहा, पगड़ियां उछालता रहा, कीचड़ उछालता रहा लोगों पे, आज वो और उसकी अहलिया पूरी कौम के सामने अरबों रुपए के चोर बन के खड़े हैं। इसे कहते हैं डिवाइन जस्टिस। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अरबों के इल्जामात लगाते थे, 5 अरब वाली स्लाइड पे आए ना, और तस्वीरें चलाएं इन डायमंड्स की, इन हारों की, इन अंगूठियों की, इन बालियों की, इन नेकलेसेस की, इन ब्रेसलेट्स की। ये मजाक है इस कौम के साथ कि बतौर वजीर आजम पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम के लिए तोहफे पेश किए जाते हैं आपको। आप चोरी भी करते हैं, आप करप्शन भी करते हैं, एम्बेजलमेंट भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, तोशाखाना में जमा नहीं कराते। आपने रिटेन करने थे, आप रिटेन नहीं करते, अंडर वैल्यू करके औने पौने उसकी कीमत अदा करके अरबों रुपए का फायदा लेते हैं। अभी भी वक्त है, ये तोहफे आज भी तोशाखाना में वापस जमा करा दें, आज भी वापस करा दें। मगर अगर ये किसी ब्लैक मार्केट में बिक चुके हैं, जो कि फरा गोगी का कारोबार था, और प्राइवेट जहाज पे दुबई जाके हीरों जवाहरात का वो कारोबार करती थी, तो फिर ये पता नहीं कहां पे पहुंच गए होंगे। मगर ये आप देखें तो सही कि हमें पूरी कौम को लगाई रखा मुआशी मसाइल में। ओए IMF, ओए अमेरिका, ओए बरतानिया, ओए इमरान खान, ये क्या किया है? कोई इतनी सी इंसान में गैरत होती है, शर्म होती है, हया होती है, कम से कम घर की चीजें नहीं बेचता, इस वतन की मिट्टी की जो मलकियत है उसको नहीं बेचता। मतलब ये सिर्फ तोहफे वो हैं जो खातून अव्वल को मिले। अभी बड़ी लंबी फहरिस्त है, अगली नशिस्त में मैं और बात करूंगा, आज के लिए इतना काफी है। मगर
कोई इस शख्स से पूछने वाला है? हां, इंशाल्लाह पूछेंगे और कटहरे में आना पड़ेगा, जवाब देना होगा कि ये अरबों रुपए के तोहफे हैं कहां पे, और ये कहां पे रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं, और इनको अंडर वैल्यू क्यों कराया। एक और मजे की बात, सरकारी तौर पे कस्टम्स का महकमा जो इन तहाइफ की वैल्यूएशन कर रहा है, उनकी वैल्यूएशन और 6th रोड ताजमहल प्लाजे वाले ट्रेडर की वैल्यूएशन में एक नुक्ते का फर्क नहीं है। अगर उसने कहा है कि ये पेन 2 करोड़ का है, तो कस्टम्स वाले ने भी कहा जी 2 करोड़ का, और कोई डिटेल नहीं दी। ये आप देखें तो सही कि इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ क्या मजाक होता रहा है। और इतनी ढिठाई और बेशर्मी है, मेरी घड़ी मैंने बेच दी। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? तुम्हें हया नहीं आती ये बात करते हुए? इस कदर जुल्म है कि तुम और तुम्हारी साबका एहलिया अरबों रुपया हड़प कर जाए इस कौम का, चंद कौड़ियां देके, और कोई तुम्हारी माथे पे शिकन तक ना आए। ये इतना बेदर्दी से लूटने वाला चोर है और इतना बड़ा मुनाफिक है कि ये अरबों रुपए खा गया है और इसको अभी भी शर्म नहीं आ रही। डिफेंड कर रहा है अपने आप को। पहले फराह गोगी को डिफेंड किया, क्या कहता है? फराह गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तो वो बनी गाला में क्या करती थी? पंजाब के फैसले क्यों करती थी? क्यों तुम्हारे घर में घुसी रहती थी? अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है तो ये अब्यूज ऑफ पावर है। करप्शन भी है, फ्रॉड भी है, चोरी भी है, डाका भी है, एम्बेजलमेंट भी है, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी है। अब्यूज ऑफ पावर, करप्शन, फ्रॉड, एम्बेजलमेंट। इमरान नियाजी, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। तुम्हारे हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। आके जवाब दो इस बात का। इस पे तहकीकात हो रही हैं और दिन ब दिन नई चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से वजीर-ए-आज़म हाउस को एक लेन देन का अड्डा बनाया गया था, किस तरह वजीर-ए-आज़म हाउस को करोड़ों अरबों कमाने का जरिया बनाया गया था, किस तरह इमरान नियाजी और साबका खतून अव्वल ये व्यापार करते थे, इंतजार करते थे कि बाहर के मुल्क से कोई तोहफा आए जो पाकिस्तानी कौम की मलकियत है तो हम उसको बेचे। बाकी भी तुम्हारे खिलाफ बड़ा कुछ है, खातिर जमा रखो, मगर ये अरबों का डाका जो मैंने आज दस्तावेजात के साथ, सबूतों के साथ साबित किया है, इसका जवाब आपके पास ना है ना आपके किसी तर्जुमान के पास है। आज भी चैलेंज है, आज भी ये तोहफे सरेंडर करो। इंटरनेशनली एक इवैल्यूएटर को हम लेके आते हैं, असेसमेंट करवाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर तुम ये करोगे नहीं क्योंकि तुम ही चोर हो, तुम ही डाकू हो, तुमने इस कौम को लूटा है और तुम्हें ही इसकी खमियाजा भुगतना होगा। आपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तोशा के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताया तफसील से। दो चीज़ें जानना चाहूँगा कि ये जो असेसमेंट की जाती है इसमें कैबिनेट डिवीज़न और कस्टम्स का यकीनन इसमें असेसमेंट करने में हाथ होता है। तो जिन अफसरान ने ये असेसमेंट करवा के दी और जो मुलव्विस रहे, इस वक्त भी वही विराजमान है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? दूसरा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, क्या उनको मिलने वाले तोहफ़े इस वक्त तोशाखाना में मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो उनकी क्या मानियत है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंक्वायरी चल रही है और बड़े होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ नई चीजें सामने आ रही हैं और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी शुरुआत है। अरबों रुपए के और भी तोहफे हैं जो बेचे गए हैं, तो उसमें जाहिर बात है जो सरकारी अफसरान भी मुलव्वस रहे हैं उनके भी नाम आ रहे हैं, और जब तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी तो ये रिकमेंडेशन या सजेशन दी जाएगी कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। पहली बात ये। दूसरा, देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने एक रिवायत कायम की है। उन्होंने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस की राहदारियों में, और मैं आपको विजिट करवाऊंगा कि किस तरह राहदारियों के अंदर वो तहाइफ जो है, आप एक नुमाइंदा वफ्द अपना आज नॉमिनेट कर दें। अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाके आपको दौरा करा के वो तमाम तहाइफ दिखाएंगे जो राहदारियों में लगाए गए हैं, जो शोकेस किए गए हैं। तो हमारी जमात के जो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, हमारे कायद हैं,
बाकी लोग हैं, वो हर दौरे के बाद चीज़ें डिक्लेयर करते रहे। कानून की खिलाफ वर्जी कहीं नहीं हुई। और जो तोशाखाना रेफरेंस बनाया गया था उसका जो अंजाम हुआ आपने देखा, उसमें हम कानूनी तौर पे पूरी जंग लड़ेंगे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिस तरह ये ग्लेयरिंग एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं। तो वो तमाम रिकॉर्ड अपनी जगह मौजूद है, उसको निकलवाया जा सकता है, देखा जा सकता है। कोई उसमें गैर कानूनी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। जैसे ये बताइएगा, आपने ये जो डिफरेंस अमाउंट बताई है अरबों का और कहाँ 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने जमा करवाया, तो क्या ये बाकी चोरों की तरह ये भी भागेंगे और इसका रिकवरी का अमल आप कैसे करेंगे, कैसे रिकवर होगा इसके ऊपर? और फौजदारी का भी कोई मुकदमा इनके ऊपर बना रहे हैं रिकवरी के लिए। सेकेंडली ये बताइएगा कि लाहौर में इन्वेस्टिगेशन JIT ने तलब कर रखा है मैडम मरियम औरंगजेब को और इंटीरियर को, तो ये बताइए कि वो क्या केस की क्या नौयत है, उसमें वो पेश हो? पहला सवाल क्या था जी आपका? सॉरी, पहला सवाल ये था रिकवरी आप कैसे? जी देखें, रिकवरी के हवाले से हमने अभी ये बाकायदा तौर पे ये कागजात जो हैं इस पे तमाम तफसीलात देना शुरू कर दी हैं तहरीरी तौर पे। इसके अंदर तमाम तफसीलात मौजूद हैं और इंक्वायरी के बाद जब मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो जो लोग कभी कोर्ट रिपोर्टिंग की हो या क्राइम रिपोर्टिंग की हो वो इस बात से बड़े शनासा हैं। वो एक माल मसरूका की बरामदगी होती है, या कभी आपका कभी पर्चे से कुवा पड़ा हो थाने कचहरी से, तो आप बेहतर जानते हैं कि माल मसरूका की बरामदगी कैसे की जाती है और उसके क्या तरीक़ेकार होते हैं, क्या कवायद ज़वाबित होते हैं। इससे ज़्यादा मैं से बात नहीं करूँगा। तो जहाँ तक मरियम औरंगजेब साहिबा का सवाल है, वो क्योंकि वो बोलती हैं बेबाकी से और इमरान न्याजी घड़ी चोर के ख़िलाफ़ खुल के वो अपनी राय का इजहार करती हैं, तो चंद शर पसंद अनासर जो इमरान न्याजी के खुशामदी हैं उन्होंने एक नोटिस दिया है। ये नोटिस रद्दी की टोकरी में जाएगा क्योंकि कोई उनका वज़ीराबाद के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको JIT में बुलाने का कोई तुक नहीं है। अगर बुलाना है तो परवेज़ इलाही को बुलाए ना JIT में, पूछें कि तुम वज़ीर आला थे, इतने लोग मर गए उस लॉन्ग मार्च के अंदर, तो सिक्योरिटी मरियम औरंगजेब की जिम्मे थी या परवेज़ इलाही के? पंजाब पुलिस परवेज़ इलाही को रिपोर्ट कर रही थी या मरियम औरंगजेब को? तो इस बात का जवाब बिल्कुल क्लियर है। क्या हम ये तवक्को करें कि ये सिर्फ अब तक के हुकूमत के ऐलानात के मुताबिक ही पॉलिसी चलती रहेगी या अमलन भी कोई कार्रवाई देखने में आएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर थे, मैं मुशीर एहतसाब नहीं हूँ और मेरा एक सियासी घराना है। आबाई कब्रिस्तान भी यहाँ पे है, बुजुर्ग भी इस मिट्टी में दफन है। यहीं पे रहना है, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है और यहीं पे सियासत करनी है, अच्छी बुरी जैसी भी हो, जो भी हालात हों। तो इसलिए मैं ना तो वो एहतसाब का टैग अपने साथ अटैच करवाना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो बात करूँगा वो दस्तावेज़ात के साथ, सबूतों के साथ और हर चीज़ आपके सामने रख के करूँगा। बाकी इंसाफ करना कोर्टों का काम है, मुकदमात ज़रूर कायम होंगे, वो वजारत दाखिला भी, बाकी भी जो महकमे हैं वो करेंगे। और उसमें अभी तक हमारे से गिला किया जाता है कि जी इमरान खान तो बंदूक अंदर कर देता था, दिन रात आपके लीडर अंदर हो रहे होते थे, जेलों में जा रहे होते थे। हमारी जमात ना सियासी इंतकाम में बिलीव करती है, ना विच हंटिंग में बिलीव करती है। यही वजह है कि हमने कोई भी ऐसा कदम नहीं लिया जिससे सियासी इंतकाम की बू आती हो या जिससे कोई लगता हो कि हमने किसी के साथ कुछ ज्यादती की है। आपके सामने है, सुबह इमरान न्याजी साहब ऑर्डर करते थे, शाम को हेरोइन डल जाती थी। सुबह ऑर्डर करते थे, शाम को बंदा 1.5-2 साल के लिए अंदर हो जाता था। तो हमारी हुकूमत का, वजीर आजम का बिल्कुल ये विजन नहीं है। जहां पे चोरी डाके हैं, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक होगा। ये नहीं होगा कि सुबह पर्चा दर्ज किया, शाम को बंदा अंदर किया, कोर्ट में पेश किया और चलान जमा। हर इंक्वायरी का एक टाइम होता है। किसी फाइल को पहिए लगा के फास्ट ट्रैक नहीं किया जाएगा। जो मेरिट पे
बनता होगा जैसे मैंने आपके सामने आज किया है, और मैं बगैर विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि इस बात को कोई आके चैलेंज करे, हाँ आके बात करे मेरे साथ, एक एक बात साबित करेंगे। और माल मसरूका की बरामदगी वाली मैंने बात की है, माल मसरूका उनके पास है, तो अगर बरामदगी नहीं तो चलें खुद हैंड ओवर कर दें। आपने भी बात की, आपने कोई दस्तावेज़ात दिखाई, एक तरफ वो आपको करप्ट कहता है, दूसरी तरफ आप उसे करप्ट कहते हैं। ये करप्शन और ये इल्जामात का सिलसिला कब तक चलेगा? ये आप क्या मुकदमे से दर्ज करेंगे, कोई रेफरेंस दायर कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो दूसरी तरफ फिर एक करप्ट शख्स से, एक घड़ी चोर से मुज़ाकरात किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और सिर्फ मुज़ाकरात की बुनियाद पर मामला को हल क्यों किया जा रहा है? इस मसले का हल तो फिर यही है। देखिए करप्शन की जहां तक बात है, अगर करप्शन होती तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई ना किया जाता। अगर करप्शन होती कोई 17 में ट्रायल शुरू हुआ ना, 6 साल हो गए हैं, कोई कागज सामने आया हो कि जी फलां मोटरवे, फलां एनर्जी प्रोजेक्ट, फलां ठेके में से इतने पैसे जो हैं वो एम्बेजल किए गए, बता दें। कोई एक चीज सामने नहीं आई। हम जो बात कर रहे हैं वसूख से कर रहे हैं, सबूतों के साथ कर रहे हैं। ये मुकदमात अपने तौर पे आगे चलेंगे एक कानून ज़ाब्ते के मुताबिक। किसी को फोन नहीं किया जाएगा कि जिसको पहिए लगा दें, तेज कर दें, स्लो कर दें, टांग दें, मार दें, बंद कर दें। आ गया है नया एरियल ब्लू फॉर्मूले के साथ, तो